नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शीरी। 24 का चुनाव आने से पहले खेमेबंदी तेज होती जा रही है। पिछले रविवार को खबर आई थी कि चिराग पासवान की पार्टी का एनडीए में आना तय है और आज खबर सामने आई कि यूपी की पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एनडीए में शामिल हो गई है। ओम प्रकाश राजभर ने अपने बेटे के साथ गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और फिर औपचारिक तौर पर एनडीए में शामिल होने का ऐलान कर दिया। वो परसों दिल्ली में होने वाली एनडीए की बैठक में भी शामिल होंगे। ये वही ओम प्रकाश राजभर हैं जिन्होंने सिर्फ 1 साल पहले यूपी का विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ा था, लेकिन अब बीजेपी के साथ आ गए हैं। राजभर की एनडीए में एंट्री बीजेपी के लिए राहत की खबर है, क्योंकि पूर्वांचल की 10 सीटों पर ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का सीधा असर है। राहत की खबर वैसे विपक्षी महागठबंधन के लिए भी है, जिसकी बैठक कल से बेंगलुरु में शुरू होने जा रही है। अध्यादेश पर कांग्रेस का साथ न मिलने से नाराज आम आदमी पार्टी ने बैठक में नहीं जाने का ऐलान किया था, लेकिन अब कांग्रेस ने दिल्ली और पंजाब के अपने नेताओं की राय के उलट अध्यादेश पर आम आदमी पार्टी का साथ देने का ऐलान कर दिया है। फिलहाल आम आदमी पार्टी की बैठक दिल्ली में हो रही है और इसमें बेंगलुरु बैठक में शामिल होने का ऐलान होने की संभावना है। कुल मिलाकर देखिए 26 पार्टियों के बेंगलुरु की बैठक में शामिल होने की संभावना जो है वो जताई जा रही है। लेकिन सवाल यहां पर कुछ खड़े हो रहे हैं। सवाल यहां यह है कि छोटी छोटी पार्टियों को अपने साथ मिलाने की ये होड़ आखिर किस लिए है? क्यों हर एक पार्टी 24 के लिए जरूरी बन गई है? क्या छोटी पार्टियों पर दाव ही जुटाएगा 24 का चुनाव? और सवाल ये भी कि बैठक में जो पार्टी अभी जिसके दिल्ली का जो ऑर्डिनेंस है, जिसे हम काला अध्यादेश कहते हैं, ये साफ तौर पे एक राष्ट्र विरोधी, देश विरोधी कानून है। हर वो शख्स जो इस राष्ट्र विरोधी दिल्ली अध्यादेश का समर्थन करता है, वो देश विरोधी है, राष्ट्र विरोधी है। और हर वो शख्स या पॉलिटिकल पार्टी जो भारत देश से मोहब्बत करती है, जो इस देश की, इस राष्ट्र की हितैषी है, वो इस काले अध्यादेश, इस दिल्ली ऑर्डिनेंस के विरोध में खड़ी होगी और इस बिल को हराने के लिए हर संभव प्रयास करेगी, अपना योगदान देगी। इस कवायद में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने इस देश की तमाम बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों से और उनके नेताओं से इस राष्ट्र विरोधी कानून को सदन के भीतर देश की संसद में हराने के लिए समर्थन मांगा। और देश की कई बड़ी पार्टियों ने हमारा साथ दिया और इस देश विरोधी अध्यादेश के खिलाफ में अपना योगदान दिया। तृणमूल कांग्रेस से लेकर आरजेडी तक, जेडीयू से लेकर डीएमके तक, बीआरएस से लेकर एनसीपी तक, समाजवादी पार्टी से लेकर उद्धव ठाकरे की शिवसेना तक, सीपीआई, सीपीएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये तमाम बड़ी पार्टियों ने अरविंद केजरीवाल जी के आह्वान पे इस राष्ट्र विरोधी दिल्ली अध्यादेश के विरोध में अपनी आवाज बुलंद करी और संसद के भीतर इस कानून को हराने के लिए अपने योगदान की बात रखी। इसी श्रृंखला में आज कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी पोजीशन क्लियर करते हुए इस दिल्ली के अध्यादेश के खिलाफ अपना स्टैंड क्लियर किया है और विरोध दर्ज कराया है। हम कांग्रेस पार्टी की इस अनाउंसमेंट का स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। इसी के साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि 17-18 जुलाई को होने जा रही लाइक माइंडेड पार्टीज़ की बेंगलोर में जो बैठक है, उसमें आम आदमी पार्टी आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी की अध्यक्षता में हिस्सा लेगी और इस बैठक में अपनी बात रखेगी। इस सिलसिले में कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। क्या लगता है जो आंकड़ा चाहिए हो जाएगा पूरा आपका रोकने के लिए, जो आंकड़ा चाहिए राज्यसभा में? देखिए, इन तमाम पार्टियों के समर्थन से मुझे लगता है कि इस देश भर में अब ये स्पष्ट हो गया है कि जो राष्ट्र विरोधी, देश विरोधी शख्स है, वो इस अध्यादेश के पक्ष में खड़ा होगा। और हर वो शख्स जो देश से प्यार करता है, देश के लोकतंत्र से प्यार करता है, वो इस देश के हितैषी होते हुए
इस काले अध्यादेश के खिलाफ अपना वोट देगा, अपनी आवाज बुलंद करेगा और हमें पूरी उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा को आप सुन रहे थे, जिन्होंने इस बात को लेकर ये ऑफिशियली जिस तरह से जानकारी दी कि अध्यादेश जो को लेकर अब कांग्रेस जो है वो आम आदमी पार्टी का साथ देगी, वो इस अध्यादेश का विरोध करेगी। कांग्रेस पार्टी के ऐलान का स्वागत कर रहे हैं और बेंगलुरु में होने वाली बैठक में शामिल होगी आम आदमी पार्टी, क्योंकि अभी तक इसे लेकर संशय बना हुआ था। क्योंकि आम आदमी पार्टी ने पहले ये क्लियर कर दिया था कि सबसे पहले कांग्रेस अपना स्टैंड क्लियर करे कि आखिर इस अध्यादेश पर उसका स्टैंड क्या है, वो इसका विरोध करती है या फिर नहीं। उसके बाद ही यह तय होगा कि पार्टी इस बैठक में शामिल होगी या फिर नहीं। तो कम से कम यह बाधा दूर हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब अपने मेहमानों का मैं आपसे परिचय करा दूं, क्योंकि इस चर्चा में कौन कौन शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले देखिए शलभ मणि त्रिपाठी, प्रवक्ता बीजेपी, इस वक्त आप देख रहे हैं उन्हें। कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत भी इस वक्त हमारे साथ हैं। आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और एलजेपी रामविलास की तरफ से AK वाजपेयी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। साथ ही समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज काका भी हमारे साथ है। स्वागत है सर आपका भी। सबसे पहले मैं शुरुआत सुरेंद्र जी आपके साथ कर लेती हूं। अभी राघव चड्ढा को हम सुन रहे थे, इतना वक्त क्यों लगा दिया आप लोगों ने जनाब? मतलब जब ये फैसला लेना ही था तो तय समय पर ले लेते, इतनी फजीहत तो ना होती। बैठक से कभी कोई उठ के भाग रहा है, कभी कोई आप एक तरीके से धमकी दे रहा है। फैसला लेना ही था तो समय पर ले लेते। समय पर ही लिया है फैसला शिरीन। आपके कहने से या किसी और के कहने से थोड़ी फैसला समय पर, कांग्रेस अपने समय से लेती है। कांग्रेस तर्क संगत फैसला लेती है, न्याय संगत फैसला लेती है, विधि सम्मत फैसला लेती है। और जो लोग कांग्रेस के फैसलों पर सवाल उठाते हैं वो आप उसके बाद आकर के ठीक भी हो जाते हैं, कहते हैं कि नहीं साहब इन्होंने न्याय संगत फैसला लिया, तर्क संगत लिया। हमने बहुत स्पष्ट रूप से पहले से ही दिन से ही कहा था कि हम कोई भी विधि विरोधी या संविधान विरोधी काम संसद में नहीं होने देंगे। हम अपने फैसले पर आज भी कायम है, हमारा कोई नया स्टैंड नहीं। हमने बहुत साफ कहा था कि विधि विरोधी या संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी कोई काम हम ना उच्च सदन में होने देंगे ना सदन में होने देंगे, और जो हो पाएगा वो सुप्रीम कोर्ट में भी हम उसको लड़ेंगे। तो इस बात को तो लेकर के आज भी हमने तो कोई नई बात नहीं कही, हम तो आज भी वही बात कह रहे हैं। एक बात। दूसरी बात जो आप बात कहती हैं कि साहब जो विपक्षी दलों का जमावड़ा हो रहा है, आज की डेट में विपक्षी दल तो कमजोर है। आप भी जानती हैं 100, 125, 135 को 40 सीटें हैं हमारे पास, इससे ज्यादा तो नहीं। लेकिन शलभ भाई की पार्टी के पास तो अपनी 303 सीटें हैं, तो खुद भी विधायक हैं, अच्छे विधायक। तो सच बात ये, हम तो कमजोर लोग हैं, हम लोग आदिवासी हैं, पिछड़े हैं, हारे हैं, दलित हैं, महिला हैं, नल हैं, नील हैं, कोल हैं, भील हैं, हम सब लोग तो अपनी सेना बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो अक्षोहिणी सेना है, चतुरांगणी सेना है भारतीय जनता पार्टी की, जो बिल्कुल 303 की उसमें है और उसके सहयोगी दल भी हैं सारे, इन लोगों को काहे अपना कुनबा बढ़ाने की वो पड़ रही है। चलिए मैं आपका जवाब ले लेती हूं यहाँ पर। ठीक है सुरेंद्र जी, आपने सवाल पूछा और अब शलभ मणि जी को यहाँ जवाब देना चाहिए। शलभ मणि जी, सवाल तो वाजिब है कि आखिर छोटी छोटी पार्टियों को एकजुट करना आप लोगों की क्या मजबूरी है, क्योंकि 2024 में इनके बिना काम नहीं बन पाएगा, ये आपको भी यही लग रहा है क्या? देखिए, हम विनम्रता के भाव के साथ राजनीति करते हैं। अब ओम प्रकाश राजभर जी ने 2022 का चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ, आपने देखा समाजवादी पार्टी के साथ रहे, उनको इस समझ में आ गया कि नहीं समाजवादी पार्टी पिछड़ों की बात करती जरूर, पर उनके कल्याण की बात नहीं। कांग्रेस पार्टी का पिछड़ों के कल्याण के बारे में सोच भी नहीं सकती। अब ओम प्रकाश राजभर जी अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ शामिल होना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो ये विनम्रता का भाव है कि ठीक है, हम बड़ी पार्टी है, 2 बार सत्ता में है लगातार, तीसरी बार भी हम सत्ता में आने जा रहे हैं। और ये बात अब हम नहीं कहते, अब तो ओम प्रकाश राजभर जी जो कि अपना अलग दल चलाते हैं, आज हमने उनका ट्वीट पढ़ा, वो कह रहे हैं कि नहीं, प्रधानमंत्री जी के अलावा कोई भी पिछड़ों की, दलितों की, महिलाओं की, वंचितों की बात नहीं करता इस देश में, इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जी आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, हम कैसे मना कर सकते हैं। आप देखिए दारा चौहान साहब हैं, दारा चौहान साहब भी पिछड़ों का एक बड़ा चेहरा है, पूर्वांचल पिछड़ों की राजनीति करते हैं, एक काफी लोकप्रिय चेहरा है। समाजवादी पार्टी के विधायक और बाकायदे विधानसभा से इस्तीफा दे दिया उन्होंने, अभी मुश्किल 1.25 साल 1.5 साल की उनकी विधानसभा हुई होगी, सदस्यता हुई होगी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब अगर कोई जुड़ना चाह रहा है तो हम कोई मगरूर नहीं है, हम कोई अहंकारी नहीं है कि हम उनको मना कर दें। चिराग पासवान जी अगर जुड़ना चाहते हैं, आज बिहार में जिस प्रकार से वहां की सरकार ने जुल्म ज्यादती की है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया,
उसमें एक हमारे कार्यकर्ता को जान गंवानी पड़ी। आज चिराग पासवान जी हो, जीतन राम मांझी जी हो, ये ओम प्रकाश राजभर जो सभी पिछड़ों से, दलितों से, ये तमाम वो चेहरे हैं जो उनकी राजनीति करते हैं, उनके नाम पर उनकी अपनी पहचान है। वो अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अगर वो काम करना चाहते हैं, 2024 को लड़ना चाहते हैं, हम तो स्वागत करेंगे। इसमें सुरेंद्र जी को या किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, पर हम तकलीफ समझ सकते हैं। एक इस देश का सबसे पुराना दल, सबसे पुरानी पार्टी अगर आज उस दल के साथ समझौता करने को मजबूर हो रहा है, एक तरह से उनकी ब्लैकमेलिंग के आगे झुक रहा है। आप अगर विपक्षी दलों की कवायद पर सवाल उठाते हैं तो आप लोगों की जो कोशिशें उस पर भी तो सवाल उठेगा ना। सुरेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से सुरेंद्र जी अपना काउंटर, उसके बाद फिर बाकी मेहमानों का रुख करते हैं। हमें नहीं समझ में आ रहा है कि शलभ भाई इतना बोल रहे थे, काहे इतना परेशान हो रहे हैं शलभ भाई। आपको एक चीज जान लीजिए, आप ये बताइए जातीय जनगणना पे आपका रुख क्या है। वो तो कह रहे हैं ना ओम प्रकाश राजभर जी, ओम प्रकाश राजभर ने स्पष्ट कहा जातीय जनगणना के बगैर हम किसी के साथ नहीं। आप अपना रुख स्पष्ट कर दीजिए कि आप जातीय जनगणना के साथ हैं या नहीं है। और अगर आप जातीय जनगणना के साथ नहीं हैं तो क्यों ना ये माना जाए कि ओम प्रकाश आप डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, इसीलिए आपने इस मुद्दे को ओम प्रकाश राजभर जी से दबाव देकर के किनारे कर दिया है और उनको आप अपने ये आपको कैसे पता? CBI या किसी भी मजबूरी, ठीक है, नहीं कोई किसी के साथ चला जाए तो वो दबाव और किसी मजबूरी के तहत ही। अच्छा जल्दी कह रहा हूँ, एक मिनट, जातीय जनगणना का जो मुद्दा था वो 1 घंटे पहले तक, यानी अमित शाह से मिलने से 1 घंटे पहले तक ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि जातीय जनगणना के बगैर कोई समझौता नहीं, हम तो जातीय जनगणना के हक में हैं और भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना के विरोध में। ठीक है, अगर भारतीय जनता पार्टी ठीक है सुरेंद्र जी, ठीक है, फिर मैं आपके पास आऊंगी, दोबारा आपके पास आती हूँ मैं दोबारा से। शलभ जी जल्दी से अपनी बात रखिए। मेरे साथ यहाँ पर फिर एसपी उपाध्यक्ष संतोष पांडे जी भी जुड़ गए, उनका रुख करती हूँ। सुरेंद्र भाई, डरा हुआ कौन है? वो पूरा देश देख रहा है कि आज इस देश की सबसे पुरानी पार्टी जिसने इतने सारे प्रधानमंत्री दिया, आज किस तरह से जाके रीजनल पार्टी के आगे घुटने टेकती है, और वो भी उस पार्टी के आगे जिसने पानी पी पी के कांग्रेस के सारे नेताओं को बेईमान कहा, चोर कहा, भ्रष्टाचारी कहा, किसी को चारा चोर कहा, किसी को कहा कि इनको जेल में होना चाहिए, ये कैसे घूम रहे हैं। उस पार्टी के आगे जाकर एक अध्यादेश के मुद्दे पर घुटने टेक रही है कांग्रेस पार्टी, ये पूरा देश देख रहा है और सबको पता है कि राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने का जो सपना लिया आप लोग घूम रहे हैं, सपना कभी पूरा होने वाला नहीं, क्योंकि इस देश की जनता बहुत समझदार है। ठीक है, अब मैं संतोष पांडे जी का रुख कर लेती हूँ, एसपी के उपाध्यक्ष हैं। संतोष जी, अभी कुछ ही दिन पहले जब मीडिया के सामने बात कर रहे थे राजभर साहब, तो वो सीधे सीधे ये कह रहे थे कि पटना की रैली में मैं खुलासा करूंगा, बड़े खुलासे की बात कर रहे थे। उन्होंने तो उस रैली का इंतजार भी नहीं किया, उससे पहले ही एनडीए में शामिल हो गए। मतलब ये जल्दबाजी या फिर जिस तरह से सुरेंद्र कह रहे हैं कि ये दबाव है, शामिल होना पड़ा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पहले तो आप ये समझिए कि हमारे पार्टी के ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव किसी का नहीं रहा है और न तो ईडी सीबीआई का डर रहा है, न किसी प्रकार का कोई दबाव है। मुद्दों के आधार पे जो हमारे मुद्दे हैं, जैसे सुरेंद्र जी ने कहा जातिगत जनगणना, ये हमारे मुद्दे ख़त्म नहीं है, ये मुद्दे हमारे हैं। जातिगत जनगणना की बात हम कर भी रहे हैं, बात भी किए हैं, लेकिन होता क्या है कि भाई बात होते ही कुछ तो होगा नहीं। हमने चर्चा किया है, 1 घंटे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मुलाकात माननीय अमित शाह जी के साथ बैठक हुई है, तो बात हुई है, तो आश्वासन तो मिला होगा ना, किसी आधार पे ही तो किसी के साथ हाथ मिलाकर आगे बढ़ा जाता है ना। भाई कह तो रहा हूँ कि मैं वही कह रहा हूँ कि सकारात्मक चर्चा हुई है। तो सकारात्मक चर्चा माने क्या होता है कि जो हमारे मुद्दे हैं उस पर उन्होंने सहमत जताई है और 18 तारीख को जो अभी एनडीए की बैठक होगी, उस बैठक के बाद उसमें भी नेताजी शामिल होंगे और उसके बाद कुछ और इशू है जिस पे बैठ के वार्ता होगी। तो नहीं, ये तो जो कह रहे थे रूप में एक बात का जवाब दे दीजिएगा, फिर मैं दूसरे मेहमान के पास जाती हूँ। ये जो कह रहे थे कि पटना की रैली में हम खुलासा करेंगे, वो खुलासा क्या था, या फिर उसकी नौबत क्यों नहीं आई, वहां तक का इंतजार क्यों नहीं किया? ये तो बड़ी बात कह रहे थे ना, वो बड़ा दावा कर रहे थे। अब देखिए, अब देखिए स्थिति क्या है। नहीं, सही बात है आपने जो कहा कि पटना की रैली, सच्चाई देखिए ये है ना कि इधर जब से समाजवादी पार्टी के साथ हम लोगों ने अपना गठबंधन तोड़ा, तब से एक चर्चा पूरे मीडिया में थी कि ओम प्रकाश राजभर किधर, ओम प्रकाश राजभर जाएंगे किधर। जो भी हम लोग के सामने मीडिया के लोग आते थे तो एक ही प्रश्न होता था कि जाएंगे किधर। तो 7 तारीख को एक बड़ी रैली
पटना के गांधी मैदान में हम लोगों ने रखा है। आप मुद्दों की तो बात उसमें हम करते हैं, लोगों ने लेकिन कहा देखिए मीडिया से कि भाई 7 तारीख कभी को इधर खुलासा कभी करेंगे। उधर आपके मुद्दे कभी किसी तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं, कभी किसी दूसरी। 2017 से लेकर अब 2023 देखिए, हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि बीजेपी के साथ पहले आपने गठबंधन कर लिया, लोकसभा चुनाव आप लोग अकेले लड़ते हैं, फिर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में आ जाते हैं, और उसके बाद आप ये तय कर लेते हैं कि एनडीए के साथ जाना है। तो मतलब ये क्या, ये खिचड़ी क्यों पकाई जाती है हर बार? देखिए है क्या, कोई बदला नहीं जाता है। जो भी व्यक्ति ये बात उठा रहा है वो सभी लोग, हम तो अभी छोटे दल हैं, सभी बड़े दल अपने गिरेबान में झांक के देख लें, खासकर समाजवादी पार्टी को ज़्यादा इसमें दर्द है। आप देखिए 89 में भारतीय जनता पार्टी भी जनता दल जब बना था तो इनके गठबंधन में शामिल होकर मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को बनाया गया था। 89 में क्या दिक्कत हुई कि समाजवादी पार्टी और भाजपा का गठबंधन टूट गया। उसके बाद आइए देखिए, कांग्रेस पार्टी के साथ इनका गठबंधन टूटा, बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन टूटा, फिर हमारे साथ टूट रहा है। तब चूंकि छोटा दल है तो आप सब लोग जितना भी प्रहार करना हो हमारे दल पे कर सकते हैं, लेकिन मेरा कहना स्पष्ट है कि ये राजनीतिक आवश्यकता व्यवस्था भी होती है कि राजनीति में आपकी आवश्यकताओं को छोटे दल हैं, समाजवादी बड़े पार्टी दल पूरा हैं, नहीं कर पाई। समय मनोज समय काका पे जी लोग- जवाब दीजिए। मान लीजिए देखिए कि सिरीन, हमारे कई आवश्यकताओं सारे की सवाल पूर्ति आपने उठाया और सही है। इनके सवालों का हमसे जवाब, समझौता इनका हुआ, जो चीजों के राजनीतिक आधार जो पर- महत्वाकांक्षा है, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का जो महत्वाकांक्षा है उसको इस देश का कोई जनमानस पूरा, कोई राजनीतिक दल पूरा नहीं कर सकता। और आपके माध्यम से आपने कम दिखाया। भारतीय जनता पार्टी से पहले ये जानते हैं इनका राजनीतिक जो उद्भव हुआ, भैया, वो तो आप विकास लोगों हुआ, को वो अपना आप लोगों को वो हाथ पता मिलाने से पहले है, आपको भी तो वो मालूम सोनेलाल था ना। पटेल ऐसा की तो है नहीं पार्टी कि आपको से नहीं पता था, आप मनोज सुन काका। तो लीजिए, आप सिरीन सुन तो लीजिए। नहीं, ये कौन वो बोल अपना रहे हैं? इस सोनेलाल देखो पटेल भाई, के मैं दल टीवी में के रहे, सामने नहीं हूँ, ये बोल कौन रहा है? संतोष जी, ये मनोज काका हैं, मनोज काका समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। आप सुन लीजिए एक बार उनको। असल में जिन अच्छा, लोगों की कोई समाजवादी राजनीतिक पार्टी। प्रतिबद्धता नहीं होती है सिर्फ। हाँ, समाजवादी सुन पार्टी, लो, हाँ, बोलो पहले सुनो भैया। बात, अभी सुन लो, आप मेरी बात सुन लो, फिर आप बोलना अपनी बात। जब जिसकी कोई राजनीतिक प्रतिबद्धता और विचारधारा नहीं होती, ये अब तो आर्काइव का जमाना है। अपने 1 साल पुराना वीडियो ओम प्रकाश राजभर को देखना चाहिए। जिन लोगों को माँ बहन की गालियां देते थे, आज वो लोग इनके अपने कोठरी में बैठा लिए। और जो सड़क भाई बात कर रहे थे कि हम किसी का तिरस्कार नहीं करते हैं, हम सबको समता के भाव से देखते हैं। अरे आप हर उस व्यक्ति अरे भाई, का तिरस्कार करते हो मायावती जो को आपके साथ नहीं वीवीआईपी है, में आप लोग उनको पीटे अहंकार के साथ और फिर देखते हो। मंच पे पैर और छू जिन रहे थे, ये लोगों कौन को किया आप था? अपनी पार्टी में ज्वाइन काका करा के वो लेते हैं, भूल गए? उन लोगों को आप वीवीआईपी गंगा में धुल जो लेते बहुजन हैं। समाज और पार्टी के साथ आप मशीन आपके में लोगों धुल ने लेते हैं। किया। अब ओम प्रकाश राजभर से पूछो कि जो मां बहन की गालियां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दी थी, वो वही ओम प्रकाश राजभर आज हैं कि दूसरे हैं? इसका जवाब समाजवादी पार्टी के नेता नहीं देना चाहते हैं। अब इनको बधाई क्या? अब भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना कराएगी क्या? 69,000 शिक्षक भर्ती में दलितों पिछड़ों का हक मिल गया क्या? अब वैसे ही मंत्री बनेंगे जैसे पिछली बार बने थे? अपने घर के 100 मीटर का सड़क नहीं बनवा पाए थे। तो सवाल नहीं, ये नहीं, है कि एक आप चिंता राजनीतिक अपनी दल के करो। रूप में आप सिर्फ चिंता अपने अपनी बेटे करो। को, ठीक है, अपने ठीक है, अपने लेकिन दोनों देखिए, ये बेटे सारी को बातें आपको भी कहने मालूम से थी, सदन ये आपको में भी ये पता बताइए थी मनोज महत्वाकांक्षाएं जी, किसकी कितनी हावी हैं और किसकी कितनी नहीं, और अगर साथ आना होता है तो फिर क्यों आना होता है, ये सबको पता है। ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास, मैं आ रही हूँ आपके पास। एक मिनट, एक ही वाजपेयी जी का रुख कर लेती हूँ। 1 मिनट का समय ले इनको लीजिए। मनोज जी, 125 मैं आऊंगी फिर से आपके पास। दलित पिछड़ा इनकी अल्पसंख्यक महत्वाकांक्षा समाज। यही है। मनोज जी, जो संतोष जी, पहले आप से- प्लीज, मेरे पास और भी मेहमान हैं, आप दोनों चुप हो जाए तो मैं उनसे सवाल करूँ। बाकी लोग भी हैं ना, प्लीज प्लीज। ए.के. वाजपेयी जी, कब फैसला लेंगे, कब तय होगा कि आखिर किधर जाना है और किधर नहीं? संकेत तो दे दिए, लेकिन अभी तक औपचारिक ऐलान बाकी है। देखिए, ऐसा है, अभी सुरेंद्र राजपूत ये कह रहे थे कि ये गठबंधन करें तो कोई दिक्कत नहीं है, और बीजेपी गठबंधन करे तो इनके तर्कों से ये लग रहा है कि इनको ऐतराज है। अगर संविधान में आपको आज़ादी है तो हमको भी आज़ादी है। बीजेपी की सीटें ज़्यादा है, इसमें क्या दिक्कत है? गठबंधन की राजनीति अगर चल रही है, और ये आज से नहीं चल रही, पिछले 20 सालों से यही चल रहा है, यूपीए और एनडीए। तो इसी तरह की राजनीति का अगर चुनाव आने वाला है और लड़ाई होनी है तो दोनों तरफ से तैयारी हो रही है, हम भी तैयारी कर रहे हैं। अब आइए हमारी बात पे। देखिए, निमंत्रण हमको आया है और 3-4 दिन पहले पटना में मीटिंग करके पूरी पार्टी ने चिराग बाबू को ऑथराइज कर दिया, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कि जो भी उचित फैसला होगा जनता के हित में होगा, पार्टी के हित में होगा, पार्टी के राजनीतिक हितों की सुरक्षा की जाएगी और वो जाएंगे।
उसमें कहा हम लोगों ने कब विरोध किया? हम लोग तो मोदी जी की नीतियों का समर्थन कर रहे हैं। 2014 में हमने ऐलान कर दीजिए ना। मैं भी तो वही कह रही थी कि आप लोगों ने संकेत तो सारे दे दिए, लेकिन पूरी तरीके से उसका ऐलान नहीं कर रहे हैं। ऐलान हो जाएगा ना, ऐलान तो जब जाएंगे तभी ऐलान माना जाएगा। देखिए, जो परंपरा है, जो तरीका है, वो प्रोसेस हम लोगों ने फॉलो करके चिराग जी को पूरी तरीके से ऑथराइज किया है। ठीक है, निमंत्रण आया, निमंत्रण का सम्मान है। देखिए, उधर से गठबंधन के धर्मों को निभाना इतना आसान नहीं होता है, और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम यूपीए में भी रहे हैं, एनडीए में भी रहे हैं। लेकिन मैं जो कहने में कोई संकोच नहीं है कि बीजेपी ने गठबंधन धर्म का पूरी तरीके से निर्वाह किया। 2014 में इनकी 282 सीटें थी, उसके बावजूद इन्होंने हमारे स्वर्गीय नेता रामविलास पासवान जी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया। उसके बाद 2019 में 303 सीटें थी, उसके बाद भी हमको मान सम्मान दिया। तो हमने यूपीए में भी देखा है। तो गठबंधन की अगर बात चल रही है तो चलिए, मुद्दा ये है कि जनता के हितों की रक्षा कौन कर रहा है, देश का नाम कौन आगे ले जा रहा है, देश में गरीबों, पिछड़ों और दलितों के लिए कौन पॉलिसी बना रहा है। बीजेपी है, और विपक्ष के हिसाब से बीजेपी नहीं है, वो तो फिर वही बात हो गई। ठीक है, मैं शक्ति यादव जी को लाती हूँ। शक्ति यादव जी, यहाँ पर AK वाजपेयी कह रहे हैं कि गठबंधन का मौसम चल रहा है, कोई किसी के भी साथ जा सकता है, जिसको जिधर दिखाई देगा कि देश हित के लिए वो जो काम कर रहा है वो उसके साथ जा रहा है। आंशिक रूप से इसको मैं स्वीकार कर सकता हूं, लेकिन पूर्ण रूपेण इसलिए नहीं सिरिन जी कि हम एक ऐसे पार्टी हैं कि किसी भी कीमत पर भाजपा के साथ नहीं जा सकते। ये मेरा स्टेट लाइन है। एक ऐसी खाई है, उस खाई के पार जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। प्रतिबद्धता की बात हो रही है, दल के अपनी अपनी सीमा है, किस दल के साथ कहां जाएगी, लेकिन नीतियों के प्रति जिनका कमिटमेंट होता है कि हम आखिरकार क्यों हैं विपक्षी दलों के साथ। इसलिए कि आज हालात क्या है देश के अंदर में, आज मुद्दे की बात नहीं हो रही है, आज मोदी की बात हो रही है। देश के अंदर में मुद्दे की बात होनी चाहिए, महंगाई की बात होनी चाहिए, बेरोजगारी की बात होनी चाहिए, गिरती हुई अर्थव्यवस्था की बात होनी चाहिए, सीमा पर हमारी प्रतिष्ठा घट रही है देश के अंदर में, इसकी बात चर्चा होनी चाहिए, मणिपुर जल रहा है, इसकी चर्चा होनी चाहिए थी। सवाल यहां है, और इन सवालों से इतर जाकर करके व्यक्ति के महिमा मंडन में देश आगे बढ़ेगा, ये देश को स्वीकार नहीं है, देशवासियों को तो कतई स्वीकार नहीं है। तो इन हालातों में जो भी विपक्षी दल सब एक मंच पर आए हैं, तो भाजपा में बेचैनी और खौफ दिख रही है। इनके मुखमंडल पर, जब प्रधानमंत्री जी के मुखमंडल पर भय दिखा मध्य प्रदेश की सभा में, ऐलान किया एक को नहीं छोड़ेंगे भ्रष्टाचारियों को, और 2 ही दिन के बाद गले में लेते हैं, माला पहन लेते हैं। तो ये भ्रष्टाचार का एक पैमाना है जो भारतीय जनता पार्टी ने पीपुल डोमेन में स्थापित किया, और देश की जनता ने उसको समझ लिया है। मैं अब जवाब दे लेती हूं शलभ मणि जी। आप लोगों ने हालात ऐसे पैदा कर दिए कि आज विपक्षी दलों को एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया है, लेकिन उनकी मजबूरी कहीं आपके लिए मुश्किल ना बन जाए 2024 में। तो शिरीन, अभी मैं सुन रहा था, हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, अभी बात कर रहे थे कि राजभर जी ने क्या कहा। हम तो कह रहे हैं कि इसको जरा याद करिए ना कि एक चाचा को एक भतीजे ने बर्खास्त किया था इसी उत्तर प्रदेश के भीतर। चाचा जी बर्खास्त कर दिए गए थे, और चाचा जी ने पानी पी पी कर गालियां दी थी भतीजे को, और भतीजे की पार्टी के लोगों ने चाचा को दिन भर का दुनिया भर की चीजें सुनाई थी। आप देखिए आज कहाँ जाकर बैठे हुए हैं। मनोज जी रुकिए ना, मनोज जी मैं आप ही को मौका दूंगी। एक मिनट रुक जाइए मनोज जी, थोड़ा धैर्य रखिए, इसके बाद आपको मौका दूंगी मैं जवाब देने का। आप स्काइप से जुड़े हुए हैं, आप इतना तो समझते हैं ना किस तरीके की दिक्कत हो सकती है 2 लोग बोलेंगे तो। मनोज काका प्लीज, मनोज काका, देश का कौन प्रधानमंत्री है जो मनोज काका जी प्लीज रुकिए 1 मिनट, मैं आती हूँ आपके पास, आपके पास आऊंगी, रुक जाइए। शलभ मणि जी, भारतीय जनता पार्टी नहीं देखिए शिरीन, जैसे इनको आईना दिखाइए बौखलाना शुरू हो जाते हैं। ये बौखलाहट दिखे, जैसे आईना दिखाइए, जैसे इनकी सच्चाई दिखाइए, ये बौखलाने लगते हैं। इस देश में घटना हुई गेस्ट हाउस कांड, बहन मायावती दलित परिवार से आती है, और दलित परिवार से चुनकर आने वाली उस बहन को किस प्रकार से गेस्ट हाउस में समाजवादी पार्टी के लोगों ने पीटा था, उनको जिंदा जलाने की कोशिश की थी, उनकी हत्या करने का प्रयास किया था। भारतीय जनता पार्टी के नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी ने अपनी जान पर खेलकर बचाया था। क्या समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने समझौता नहीं किया? लेकिन बहन जी को भी समझ में आया कि नहीं, जो लोग दलितों के विरोधी थे, जो लोग महिलाओं के साथ विरोधी थे, उनके साथ जाना गलत था। ओम प्रकाश राजभर जी को भी समझ में आया कि ठीक है,
केवल बात तो करेंगे पिछड़ों की, लेकिन केवल एक परिवार का कल्याण करेंगे। और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में अभी तो ये तय नहीं हो पाया कि राहुल जी प्रधानमंत्री कैंडिडेट होंगे, नीतीश जी प्रधानमंत्री कैंडिडेट होंगे, ममता बनर्जी जी प्रधानमंत्री कैंडिडेट होंगे। ऐसे दलों के बीच में जाकर जो मारामारी होने जा रही है, ऐसे में निश्चित तौर पर जो लोग समझदार हैं, जो लोग समझदार हैं, मनोज काका, आप फिर मौका देते हैं ना, आप मौका देते हैं ये बोलने का कि सामने वाला बोले कि देखिए ये बौखलाहट दिख रही है समाजवादी पार्टी की, क्योंकि आप बीच में बोलना शुरू कर देते हैं। मैंने कहा था मैं आपके पास आऊंगी, रुक जाइए, फिर अपनी बात रखिएगा। मनोज काका, आप सिर्फ बोल रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं किसी की, और ऐसी डिबेट नहीं होती है, प्लीज। मनोज काका, देखिए बात किस मुद्दे पे हो रही है और आप कहां लेकर जा रहे हैं? प्लीज शांत रहिए 2 मिनट। चलमणि जी जल्दी से पूरा कीजिए। शिरीन बौखलाहट देखिए, विपक्ष की बौखलाहट देखिए, बोलने नहीं देंगे, बोलने से रोकेंगे। आप यहाँ चिल्ला सकते हैं, जनता में ये चिल्ला नहीं पाएंगे। जनता ने मन बना लिया है, इस देश में सशक्त नेतृत्व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। वो पिछड़ों के लिए काम करते हैं, दलितों के लिए काम करते हैं, वंचितों के लिए काम करते हैं, महिलाओं के लिए काम करते हैं। इसीलिए चिराग पासवान जी हो, ओम प्रकाश राजभर जी हो, दारा चौहान जी हो, सब छोड़ के आ रहे हैं और डूबते हुए जहाज पर कौन सवार होना चाहता है भला? अब इस पर मैं मनोज, मुझे सुरेंद्र जी के पास जाना था, लेकिन मनोज काका से एक छोटा सा जवाब ले लूं, फिर सुरेंद्र जी आपके पास आती हूं मैं। मनोज काका, ये बात तो सत्य है, देखिए आपके अपने साथ छोड़ कर जा रहे हैं, आपकी खुद की पार्टी कहीं ना कहीं कमजोर हो रही है ना। दारा सिंह चौहान हो, राजभर जो साल भर पहले आपके साथ थे, वो भी आपका हाथ छोड़कर दूसरा हाथ थाम लिया उन्होंने। अब आपका सवाल हो गया, मैं समझूंगा कि 2-3 बातें हैं। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि इस देश के प्रधानमंत्री सबकी चिंता कर रहे हैं। ठीक कहा इन्होंने, इस देश के प्रधानमंत्री इतनी चिंता कर रहे हैं कि इस देश के आदिवासियों पर भारतीय जनता पार्टी के लोग पेशाब कर रहे हैं। इस देश के भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, कम से कम आप 1 मिनट मनोज काका, सवाल का जवाब नहीं देना है ना तो बोल दीजिए, मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दे सकता। ये उल्टी सीधी बातें नेशनल चैनल पे बैठ के मत करिए। नहीं मनोज काका, प्लीज सही तरह से शब्दों का इस्तेमाल कीजिए, फिर बात कीजिए। दारा चौहान छोड़कर चले गए, बेचारे क्या जवाब देंगे? ओम प्रकाश राजभर जी ने छोड़ दिया, बेचारे क्या जवाब देंगे? मनोज काका, बिना ब्रेक के बोलेंगे तो कोई नहीं सुनेगा। भर्ती करी जाती है, जवाब तो बचा नहीं, क्या जवाब किस जात के लोगों की भर्तियां हुई? विधानसभा से इस्तीफा दे दिया, सोचिए विधायक किस जाति पर, और दारा चौहान जी ने इस्तीफा दे दिया। बताएंगे इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? ये एक ऐसे दल से इस्तीफा देकर चले आए जिस दल से विधायक थे, तो समाजवादी पार्टी के पास बोलने के लिए बचा क्या? केवल बौखलाहट। मैं दोनों को रोक रही हूँ आपको, क्योंकि आप लोग ना डिबेट कहीं और ही लेकर जा रहे हैं। मनोज काका प्लीज, आप इस तरीके से अगर बोलेंगे तो मुझे आपको रोकना पड़ेगा, आपकी ऑडियो भी डाउन करनी पड़ेगी, क्योंकि आप सिर्फ बोल रहे हैं ना तो सवाल सुन रहे हैं ना सामने वाला क्या बोल रहा है वो सुन रहे हैं। सुरेंद्र जी आइए प्लीज। सुरेंद्र जी, छोटी पार्टियों पर दाव अगर आप लोग लगा रहे हैं और यही काम अगर बीजेपी भी कर रही है तो फिर इसमें बुराई तो कुछ नहीं है ना। आप लोगों की भी नजर 24 पर है, उन लोगों की भी नजर 24 पर है। मैं फिर से एक बात कहता हूं शिरीन, हम लोग इस वक्त विपक्ष में हैं, कमजोर हैं। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त सत्ता पक्ष में मजबूत है। या तो भारतीय जनता पार्टी इस बात को मान ले कि वो कमजोर है, वो हताश है, वो निराश है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जिस चीज से अपने आप को हमेशा बचाती थी, हालांकि सबसे भ्रष्ट पार्टी है, 1 लाख रुपए की घूस लेते हुए इनके बंगारू लक्ष्मण राष्ट्रीय अध्यक्ष पकड़े गए थे, लेकिन तब भी नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि नहीं साहब, हम तो पार्टी विद द डिफरेंस, हम भ्रष्टाचार नहीं करते। हाँ, 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचारियों को अपने यहाँ मंत्री बना लेते हैं। हसन मुशर्रफ को 100 करोड़ के भ्रष्टाचारी, जिसको कि 4 दिन पहले ईडी रेड मार रही थी, उसको मंत्री बना लेते हैं। हम भ्रष्टाचार नहीं करते, हम भ्रष्टाचारियों की जमात को उठाते हैं, ईडी से डरवाते हैं और उसके बाद उनको मंत्री बना करके अपने यहाँ रख लेते हैं। नहीं तो तिहाड़ भेजना पड़ेगा, वहां काम में खाना खाएंगे ये लोग। इसलिए ये लोग अपने यहाँ रख लेते, एसी कमरे में रख लेते। तो हम तो कह रहे हैं कि भाई हम कमजोर हैं, इसलिए हम इकट्ठा कर रहे हैं। हम नल, नील, कोल, भील, आदिवासी सब लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्यों इकट्ठा कर रही है अगर वो मजबूत है तो? दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी और जो सुहेलदेव समाज पार्टी है, पांडे साहब बैठे हुए हैं, जाति जनगणना पर दोनों एक दूसरे से ड्रैगन ड्रॉन, दोनों एक दूसरे के आमने सामने। तीसरी बात आप उठाइए सारी चीजों को लेकर के, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि साहब हम परिवारवाद के बहुत खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी कहे कि हम सिर्फ कांग्रेस के परिवारवाद के, विरोधियों के परिवारवाद के खिलाफ है। सुहेलदेव समाज पार्टी जो प्योर परिवारवाद की पार्टी है, उसके खिलाफ नहीं है ये लोग। ये लोग जो हैं, ये जो अभी वाजपेयी जी हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, पंडित जी इतने बढ़िया आदमी, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, बड़े, हम लोगों का भी मुकदमा फ्री में लड़ेंगे, ये सलभ भाई FIR करेंगे। तो आपको बताएं, ये जो चिराग पासवान है, चिराग पासवान और इनके चचा, दोनों को मतलब ये परिवारवादी पार्टी नहीं है। अजीत पवार परिवारवादी नहीं है,
शिंदे परिवारवादी नहीं है, अकाली दल परिवारवादी नहीं है, सिर्फ परिवारवादी कौन है जो इनके विरोध में है। तो आज ये दो चीजों को लेकर के हमेशा कहते थे 2024 के इलेक्शन में ये दोनों चीजें इन पर चिपकेंगी कि दुनिया की सबसे बड़ी भ्रष्ट पार्टी। आपने ओम प्रकाश राजभर पर भी उंगली उठा दी और बीजेपी पर भी, तो अब मैं जवाब दोनों से ले लूं और सबसे पहले मैं संतोष जी का रुख कर लेती हूँ। संतोष पांडे जी, उसके बाद फिर शलभ जी आप इस पर जवाब दीजिएगा। संतोष जी पहले आप। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि किसका किसका उत्तर दूँ। अरे ओम प्रकाश राजभर कुछ है भी नहीं, लेकिन सबको दर्द हो रहा है। ओम प्रकाश राजभर की ताकत वो है कि समाजवादी पार्टी 47 सीट से 125 पहुँच गई, और जो उनका गढ़ था, जो अपने घमंड में थे माननीय अखिलेश जी, पश्चिम में 0 पे चले गए, बुंदेलखंड 0 चले गए, मध्यांचल में किसी तरह इज्जत बची, और अगर पूरब में हम न साथ रहते तो शायद 47 का 27 हो गए होते। मनोज जी चिंतन करिए, मैं एक सुझाव दूंगा, अगर इसी तरह आप चिल्लाएंगे ना तो अब की बार 2-4 जो एमपी है वो भी 0 हो जाएंगे। चिंतन करिए कि आखिर कारण क्या है कि आपके पास, चिंतन करिए। मनोज जी देखो बोल रहे हैं आप, तो मैं नहीं बोला हूँ, गलत बात है, या इसीलिए आप लोग फेल होते हो, इसीलिए पब्लिक आपको वोट नहीं देती है। यही कारण है कि पब्लिक वोट आपको नहीं देती है कि आप लोग किसी का सुनते नहीं है। मैं तो नहीं बोला हूँ, नहीं सुनो ना भैया, ओम प्रकाश राजभर चलेगा तो आपको तकलीफ काहे हो रही है? तकलीफ क्यों हो रही है आपको? आप अपनी कहानी क्यों भूल रहे हो? देखो तुमसे ढेर हम चिल्ला सकते हैं, बेटर है कि चिल्लाने के लिए नहीं बुलाया कि आपको जवाब दिए। मनोज काका देखिए, फिर वही बात हो गई कि क्या बोल रहे हैं संतोष जी कि आप लोग सुनते नहीं है, जनता की भी नहीं सुनी, जनता ने नकार दिया। कम से कम यहाँ बैठकर आप अपने पैनलिस्ट को तो सुन लीजिए। दूसरे गलत बात है। मनोज जी प्लीज रुकिए। शुद्ध रूप सर के मनोज जी चुप होकर सुन लीजिए, आपके लिए मैं कुछ दवाई बता रहा हूँ कैसे आप लोग आगे बढ़ोगे। चिंतन करो, सिर्फ चिल्लाने से आज ये दशा हो गई कि गांव में हम लोग वोट मांगते थे तो लोग कहते थे कि राजभर साहब आप तो ठीक है, लेकिन ये यादव जी, लेकिन आपने सलाह दे दी, लेकिन अब उसका भी जवाब दे दीजिए जो सुरेंद्र राजपूत पूछ रहे थे। आप लोगों ने ऐसा क्या चिंतन किया कि जिस मुद्दे को लेकर आप लगातार मुखालफत करते रहे, आज साथ आ गए? कोई तो चिंतन आप लोगों की पार्टी में भी हुआ होगा ना संतोष जी? मैं देखो एक चीज बात, आप बीच में न बोले, क्योंकि मनोज जी को पहले चुप करा दी तो मैं आपकी बात मैंने मनोज जी को चुप करा दिया, लेकिन मुझे तो बोलना पड़ेगा क्योंकि सवाल मैं ही पूछूंगी ना, जवाब आप देंगे, मैं तो बोलूंगी ना बीच में। हाँ तो आप पूछिए, आप पूछिए, बोलिए, जवाब दीजिए, आप पूछिए। नहीं अब प्रश्न नहीं सुन पाए, फिर से पूछ लीजिए। मैं कह रही हूँ सुरेंद्र जी जो पूछ रहे थे कि चाहे जातीय जनगणना हो चाहे दूसरे मुद्दे हो, क्या तमाम बातों पर आप लोग एक सहमति बना पाए? इसी पे आ रहा हूँ, बहुत सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसी पे मैं आ रहा हूँ। देखिए है क्या, अभी जैसे एक न्यूज मैंने देखा है कि अभी केजरीवाल को, आप पार्टी को राज्यसभा में कांग्रेस समर्थन देने जा रही है। अब सुरेंद्र जी बताएं कि किन किन मुद्दों पे केजरीवाल से इनकी समझौता हुई है, क्या बता सकते हैं? अरे राजनीति, अभी कल हमारा बातचीत हुआ, मैं प्रेस वार्ता किया हूँ, कल आपको बता दूंगा कि हमारे किन किन मुद्दों पे कब कब हमारे काम हो जाएंगे। आप सुरेंद्र जी चिंता न करें, हर मुद्दे पे हमारी वार्ता हो गई है। समय अनुसार सुरेंद्र राजपूत की नहीं है संतोष जी, चिंता उन तमाम लोगों की है जो आपके फैसलों को लेकर कंफ्यूज भी होते हैं, जो जनता आपसे जुड़ी हुई है, उनको तो आपको जवाब देना ही होगा ना। आपने कहा सुरेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जो हमारे लोग हैं ना, बिल्कुल सही आपने कहा है। दो चीजें हम आपसे बड़ी साफ, जो इन्होंने आप पार्टी की बात करी, सारे मुद्दे पे वार्ता हुई है। बोलिए सुरेंद्र जी जल्दी से। इन्होंने आप पार्टी की, मैंने चर्चा किया है, जो इन्होंने आप पार्टी की बात करी, हम बहुत आपसे बात कह रहे हैं। केजरीवाल के पीछे आप दिल्ली हमारा स्टैंड देने जा रहे हैं। हमारा स्टैंड डे फर्स्ट से एक था कि लोकसभा राज्यसभा चालू होने दीजिए, हम कोई गैर कानूनी काम नहीं होने देंगे, और आज भी हमारा स्टैंड यही है, हमने कोई भी अपना स्टैंड नहीं बदला। लेकिन ओम प्रकाश राजभर कौन सा गैर कानूनी कार्य है, आप बताइए, नहीं गैर कानूनी कौन सा काम है जिसका कि आप रोकेंगे? आप काहे परेशान? पंडित जी आप अभी काका से इसीलिए परेशान हो। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है क्या कि आप किसी के साथ जा रहे हैं तो ये तो क्लियर है। संतोष जी आप अगर बोलेंगे, एक मिनट
अब प्लीज उत्तर कोई प्रदेश दूसरा में बोल रहा हो तो आप लोग विपक्ष मत नाम की बोलिए, चीज नहीं कोई रहेगी। समझ नहीं पा रहा कि आप लोग आखिर बोल क्या रहे हैं, एक एक करके। ठीक है, मैं दोनों को रोकती हूँ यहाँ पर, माफी के साथ रोकती हूँ। अब यहाँ पर शलभ मणि जी को मेरे को लेकर आना है, फिर बाकी मेहमान भी। शलभ मणि जी आइए। सुरेंद्र जी ने आपसे भी सवाल पूछा था, उसका भी जवाब दीजिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी का जो भी एजेंडा रहा हो, कांग्रेस पार्टी की हैसियत तो भी कुछ देर पहले राघव चड्ढा ने बताया कि भाई कांग्रेस ने ये कर दिया, कांग्रेस ने समर्थन देने की बात कर दी, कांग्रेस ने ये कह दिया साथ खड़े होंगे। ये हैसियत तो वही है कांग्रेस पार्टी की। जरा सोचिए ना, इस देश की सबसे पुरानी पार्टी आज किस दर दर भटक रही है। कभी ममता बनर्जी के चरणों में जाके गिरे होते हैं, कभी लालू प्रसाद यादव के चरणों में जाके गिरे होते हैं, लेकिन और कांग्रेस केजरीवाल ने तो के अपना चरणों में स्टैंड क्लियर किया है ना शलभ जी, कांग्रेस ने अपना स्टैंड वही क्लियर तो मैं किया कह रहा है, हूं। जो कि अब तक नहीं किया था, यानी कि कांग्रेस ने फैसला लिया है। हाँ, मैं कह रहा हूँ, आप कह रही हैं कांग्रेस ने स्टैंड क्लियर किया, सुरेंद्र भाई कह रहे हैं कि हमारा पहले से स्टैंड नहीं था, और राघव चड्ढा ने बता दिया कि कांग्रेस पार्टी की हैसियत क्या है, पॉलिटिकल हैसियत क्या है, कि हमने ये कहा था कि आप हमारा समर्थन करिए, नहीं तो हम आपके साथ नहीं खड़े होंगे, और कांग्रेस पार्टी को आना पड़ा, समर्थन करना पड़ा। स्पष्ट है। और देखिए आप क्या हेडलाइन पढ़ती है, मैं क्या बोलता हूँ, सुरेंद्र भाई क्या दावा करते हैं। देश की जनता बहुत समझदार है, वो जानती है कि जिस शीला दीक्षित को जेल भेजने की बात कांग्रेस आम आदमी पार्टी ने की थी, जिस राहुल गांधी जी को महाभ्रष्टाचारी, सोनिया गांधी जी को महाभ्रष्टाचारी आम आदमी पार्टी ने बताया था, आज कांग्रेस घुटने टेक कर उस आम आदमी पार्टी के नीचे बैठी हुई है। इससे स्पष्ट है कि राहुल गांधी जी को केवल प्रधानमंत्री बनाना एजेंडा है, और वो कभी पूरा इसलिए नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इस देश के दलितों, वंचितों, बहनों ने, महिलाओं ने देखा है कि आज इस देश में फिल्म आई थी टॉयलेट एक थी, इस देश के आजादी के 6 दशक बाद ये फिल्म आई टॉयलेट एक प्रेम कथा। क्या दिखाया गया कि माताओं बहनों को एक टॉयलेट तक के लिए जूझना पड़ता था, रेल की पटरियों के किनारे बैठना पड़ता था। उनके लिए अगर किसी ने झाड़ू उठाई, उनके लिए अगर किसी ने एक आंदोलन छेड़ा, तो नरेंद्र मोदी जी ने छेड़ा, चाहे दलितों की बात, वंचितों की बात हो। और इसलिए हमेशा देश को कमजोर करने की बात करते हैं। जातीय जनगणना, जातीय जनगणना, कभी कोई जनगणना, कभी हिंदू को मुस्लिम से लड़ाएंगे, कभी भाई को भाई से जाति के नाम पे लड़ाएंगे। कांग्रेस की पूरी पॉलिटिक्स ही है। 1984 के दंगे देख लीजिए, सिख बच्चों के गले तक में जलते हुए टायर डालने वाली कांग्रेस पार्टी, जम्मू कश्मीर से वहां पे हिंदुओं का पलायन करने वाली कांग्रेस पार्टी, जिस तरह से इन्होंने वातावरण पैदा किया। हमेशा लड़ाने की राजनीति करते हैं, लेकिन ये देश अब जोड़ने की राजनीति पे आ गया है। अब लोग जुड़ के काम करना चाहते हैं, और इसीलिए ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा कि नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। दारा चौहान जी सोचिए, सीटिंग एमएलए हैं, समाजवादी पार्टी की विधायिका से इस्तीफा देकर चले गए। आप देखिए किस प्रकार से आरएलडी, आप चिराग पासवान जी है, चिराग पासवान जी ने कितनी अच्छी बात कही है। अब देखिए फिर बौखला गए, फिर बौखला गए, फिर बौखला गए, फिर बौखला गया। अरे आप क्यों बौखलाए हुए हैं? ओम प्रकाश राजभर जी का दर्द आपको क्यों साल रहा है? ओम प्रकाश राजभर जी का जी, मैं मनोज काका से जवाब भी ले लेती हूँ उसका। ठीक है मनोज काका, लेकिन इतनी ज्यादा ओम प्रकाश राजभर जी की तकलीफ आपको है मनोज जी। ओम प्रकाश राजभर जी का छोड़कर जाना इतना तकलीफ दे रहा है आपको, इतना तकलीफ दे रहा है। दारा चौहान ने आपकी पार्टी छोड़ दी, ओम प्रकाश राजभर जी ने आपको छोड़ दिया। ठीक है शलभ जी, एक मिनट, मनोज काका को सुन लेते हैं। एक मिनट, आपका जवाब सुरेंद्र जी भी देना चाह रहे हैं, और एक वाजपेयी जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। एक मिनट मनोज काका, ठीक है शलभ जी, एक सेकंड, शलभ जी एक मिनट सुन लें। ओम प्रकाश राजभर जी ने इनको छोड़ दिया। आप कह रहे हैं ना कि इनकी बौखलाहट है, तो बौखलाहट क्यों? एक मिनट सुन लेते हैं ना। छोड़ने के लिए बैठे हुए हैं। अच्छा, मुझे आप सबको रोकना पड़ेगा, एक मिनट।